Assalamu alaikum everyone. Let's start the paper. It's June 2016, variance 13. Use of the data booklet may be appropriate for some questions. Enthalpy changes, delta H can be positive or negative. Which row is correct? अगर delta H positive है तो इसका मतलब bond break हो रहा होगा. Delta H अगर negative है तो bond form हो रहा होगा. और bond form जब भी होता है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, राइट? तो bond breaking is delta H positive, delta H negative, इसका मतलब bond making. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बॉन्ड मेकिंग नहीं लिखा हुआ, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है. तो न्यूट्रलाइजेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक एंड इट्स डेल्टा H इज नेगेटिव. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी. सर व्हाई नॉट डी? डी इज आल्सो इनकरेक्ट because if delta H is positive, it has to be endothermic, while combustion is always exothermic. So combustion won't be the right option for this. What will make it more likely that a gas will approach ideal behavior? अगर आपने आइडियल बिहेवियर को फॉलो करना है तो आप या तो टेम्परेचर हाई करो या फिर प्रेशर लो करो, ठीक है, या वीक वैन वॉल फोर्सेस हो, राइट? तो यहां पर हाई प्रेशर है तो आइडियल गैस से डेविएट हो जाएगा, लो टेम्परेचर है तो आइडियल गैस से डेविएट हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, आइडियल गैस से डेविएट हो जाएगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, बिकॉज जितनी ज्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो उतने ही ज्यादा आइडियल बिहेवियर की क्लोज होगा, ठीक है. Which mass of urea contain the same mass of nitrogen as 101.1 gram of potassium nitrate? तो बेटा सबसे पहला काम तो ये है कि 101.1 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम का मास कितना, नाइट्रोजन का मास कितना है? तो आप बताइए 101.1 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट contain 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज पोटेशियम नाइट्रेट में सिर्फ एक ही नाइट्रोजन है, इसलिए उसका मास 14 हो जाएगा जो कि उसका AR है, ठीक है. ये ध्यान में रखिएगा. सेकंड थिंग, MR ऑफ यूरिया देखिए कितना है, वो आपको खुद से डिटरमिन करना है. तो MR ऑफ यूरिया आपके पास 60 होता है, ठीक है जी. आप जानते हैं 60 ग्राम ऑफ यूरिया में 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होता है, बिकॉज यूरिया हैज 2 नाइट्रोजन एटम, सो 2 नाइट्रोजन का मास 28 हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आपके पास 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन था पोटेशियम नाइट्रेट में, तो बताइए मास ऑफ यूरिया कितना होगा? तो मास ऑफ यूरिया हो जाएगा बेटा 14 into 60 divided by 28, so it's going to be 30 gram. So right answer is B. The relative atomic mass of copper is 63.5. ये important statement है. Which chart is correct mass spectrum that would lead to this value? तो बेटा ये तो 100% abundance को शो कर रहा है और इसका 63.5 है, तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज कॉपर के आइसोटोप्स तो होते हैं, ठीक है. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया मेरे पास. अब हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं. 62 into 17 plus 63 into 33 plus 65 into 50 divided by total abundance. total abundance कितनी हो गई? ये हो जाएगी बेटा आपके पास total abundance 50 plus 33 plus 17, 50 plus 17 plus 33, 15 plus 33 plus 50, ये हो जाएगा 100. तो इससे जो मास आ रहा है मेरे पास वो 62 into 17 plus 63 into 33 plus 65 into 50 divided by 100, 63.8
83 आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब इधर देखिए, ये है 63 टाइम्स 74 प्लस 65 टाइम्स 26 डिवाइडेड बाय 100। ये देखते हैं 63 टाइम्स 74 प्लस 65 टाइम्स 26 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 63.52। तो 63.5 की जो वैल्यू है वो ऑप्शन सी में है, विच मीन्स सी इज द राइट आंसर। ओके, which isolated gaseous atom has a total of 5 electrons occupying a spherically shaped orbital? That's a very smart question. Spherically shaped orbital means he's talking about s orbital. वो कह रहा है बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके s ऑर्बिटल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो राइट आंसर इज सोडियम, क्योंकि अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। अब देखो इसमें कितने हो गए 2, इसमें कितने हो गए 4, इसमें कितने हो गए 1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर इन s ऑर्बिटल? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसमें जाहिर सी बात है 5 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में तो नहीं होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया था। फ्लोरीन में भी सिर्फ 2 ही s ऑर्बिटल आएंगे, उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ये भी गलत हो गया था। पोटेशियम में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे s ऑर्बिटल में, इसलिए ये भी गलत हो गया। Carbon and silicon have the same outer electronic configuration because both of them are found in the same group of the periodic table. Why is a silicon-silicon bond weaker than a C-C bond? Silicon atom have a larger atomic radius than carbon atom. That's absolutely right, because down the group atomic size of the element increases. ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं down the group atomic size of the element increases. Let's talk about other options. Silicon has a greater nuclear charge than carbon. Nuclear charge has nothing to do with the silicon and CC bond. Silicon has a smaller first ionization energy, has nothing to do with the bonds. Silicon is non-metal, which is absolutely wrong. Question number 7. Methyl isocyanate is a toxic liquid which is used in the manufacture of some pesticides. What is the approximate angle between the bonds formed by the nitrogen atom in a molecule of methyl isocyanate? Nitrogen atom bond angle. So nitrogen के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, because it is found in group 15 of the periodic table. ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स आपके साथ शेयर कर लिए, ठीक है। Now around this nitrogen atom, how many bonds we have? 2 and a 1 lone pair. So total is going to be 3. 3 का मतलब 1s and 2p orbital, इसका मतलब sp2 hybridization. Angle is going to be 120. So right answer is C. It should be 117.5, but it is not given in the question. So हमने उसकी close value ले ली 120. Okay. Methanol may be prepared by the reaction between carbon monoxide and hydrogen. Okay, ये equation given है. The relevant average bond energy values are given. What is the enthalpy change of this reaction? Okay, तो delta H equals to reactant minus product का formula use होता है अगर bond energy का data given हो। आप जानते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है 1077 प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है 436। उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि रिएक्ट इक्वेशन में 2 मोल्स हैं, माइनस प्रोडक्ट आपके पास मेथनॉल है। मेथनॉल का स्ट्रक्चर हम ओपन करके लिख लेते हैं सो दैट हमसे कोई कोवलेंट बॉन्ड मिस ना हो जाए। तो फॉर एक्यूरेसी वी नीड टू ओपन द स्ट्रक्चर। आफ्टर ओपनिंग द स्ट्रक्चर वी कुड इजीली डिटरमिन कि हमारे पास 3 CH बॉन्ड है। 1 CH बॉन्ड हैज 410, so into 3 करेंगे। We have C single bond O की energy which is 360. We have OH bond, so we have 460. Now let's solve this whole calculation thing. ये हो जाएगा 436 into 2 plus 1077. ये हो जाएगा आपके पास 19
49 माइनस, फिर आपके पास 410 इंटू 3 प्लस 360 प्लस 460, तो इट्स गोइंग टू बी 2050 एंड माइनस 1949, it's going to be minus 101 kilojoules per mole. So right answer is going to be B. Question number 9. The equilibrium constant Kc for the reaction shown is 2 mole squared dm6 at 600 Kelvin. ठीक है? What is the concentration of ammonia at equilibrium at 600 Kelvin when the equilibrium concentration of nitrogen and hydrogen are both 2 mole squared dm minus 6? Okay. So ये है आपके पास नाइट्रोजन, ये है आपके पास हाइड्रोजन, रिवर्सिबल साइन 2NH3, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये कह रहे हैं फाइंड आउट करो, राइट? तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास Kc इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे अमोनिया की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, ओवर 2 टाइम्स 2 की पावर क्यूब, क्योंकि उसके 3 मोल्स हैं। Kc की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, सो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, सो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 32, तो राइट आंसर है सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32, तो अगर मैं यहां से x निकालूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32, सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. Sulfur dioxide is used as a food preservative in wine making. The following equation describe the reactions that occurs when sulfur dioxide dissolves in water. ठीक है, अगर आप वाटर और H2 और SO2 को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये आयोनाइज होकर HSO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, यानी वाटर अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये एसिड है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बेस है। ये अपना H प्लस आयन से रिएक्शन करके प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये भी है। Which statement about these two reaction is correct? सबसे पहली तो बात ये कि ये अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है जी, देखो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। सो मेरा पहला पॉइंट तो ये है कि देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, नो चेंज इन oxidation state of sulfur and oxygen. On the basis of this, B भी गलत, D भी गलत, सही है। दूसरा पॉइंट आप जहन में रखें कि HSO3 नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, which is why A would be the right answer. Catalysts are an important feature of many industrial processes and biochemical reactions, which row correctly describe the effect of a catalyst on a reversible chemical reaction. Okay. अगर कैटलिस्ट है तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम को तो वो चेंज नहीं करता, तो इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनअफेक्टेड, एक बात। दूसरी बात,
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो होता है उसका डेल्टा एच की वैल्यू पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता, राइट? तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि कैटलिस्ट हैज नो effect on delta H and position of equilibrium. Now the next question is, the oxide and chloride of an element X are separately mixed with water. The two resulting solution have the same effect on litmus. अगर same effect of litmus है तो इसका मतलब या तो दोनों acidic होंगे या दोनों alkaline होंगे, right? What could element X be? देखो इसका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, लेकिन इसका जो क्लोराइड है वो एसिडिक है। इसका ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है और इसका क्लोराइड जो है वो एसिडिक है, तो मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया मेरा। इसका क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्यूशन देता है और ऑक्साइड जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों का इंपैक्ट सेम लिटमस पे नहीं आएगा। इसका क्लोराइड न्यूट्रल है लेकिन इसका ऑक्साइड अल्कलाइन है, तो इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो सेम लिटमस इफेक्ट तो नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑब्वियसली बी, क्योंकि फास्फोरस का जो ऑक्साइड है वो P4O10 होता है और एसिडिक सॉल्यूशन होता है इसका, और फास्फोरस का जो क्लोराइड है वो PCl5 है, उसको वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो उसका भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि दोनों का एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब दोनों का इफेक्ट जो है लिटमस का वो सेम होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं ईच पेयर ब्लो कंसिस्ट ऑफ अ सैंपल ऑफ टू सेपरेट एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट इज इन स्टैंडर्ड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दैट्स an important statement. Which pair of element has the chemical bond of the same type between their atoms? आप जानते हैं ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो सेम टाइप्स के बॉन्ड्स तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। आप जानते हैं ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें बॉन्ड होगा, लेकिन ये मोनोटॉमिक एलिमेंट है तो इसमें तो बॉन्ड नहीं होगा, तो केमिकल बॉन्ड तो नहीं है आर्गन में, तो ये भी रॉन्ग। मैग्नीशियम मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो ये भी रॉन्ग। सल्फर में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन में भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग है, सेम बॉन्डिंग है, व्हिच इज व्हाई डी इज द राइट आंसर। Question number 14. Solution of magnesium nitrate and barium nitrate separately undergoes a series of reaction. All right. M, N and P are magnesium compounds. ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रेट है एक्वस मीडियम में, उसको हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट में। मैग्नीशियम कार्बोनेट को एक्सेस HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड को NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल टर्न टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑन द अदर हैंड बेरियम नाइट्रेट को जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल टर्न टू बेरियम कार्बोनेट। HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल टर्न टू बेरियम क्लोराइड। NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल टर्न टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। और एक्सेस अमाउंट है तो जाहिर सी बात है ये डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? और यहाँ पर भी एक्सेस अमाउंट है तो एक्सेस अमाउंट में ये इट विल रिमेन इनसॉल्युबल, ये भी ध्यान में रखो। हाउ मेनी ऑफ M, N, P, Q, R, and S are white precipitates? So भाई white precipitates जो हैं वो कहाँ कहाँ आएंगे आपके? White precipitates मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के होंगे, राइट? White precipitates मैग्नीशियम कार्बोनेट के होंगे, white precipitates बेरियम कार्बोनेट के होंगे। So you will have only 3 precipitates. तो B is the right answer. तो आप यहाँ लिख दीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, barium carbonate and magnesium carbonate has white precipitates. अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर व्हाई नॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड? भाई आपको पता है डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की सॉल्युबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। ये सॉल्युबल होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, इसका कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट्स होते हैं। Anhydrous magnesium nitrate will decompose when heated, giving a white solid, which is magnesium oxide, obviously, and a mixture of two gases X and Y. And obviously, इसमें दो gases जो होंगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। Y is oxygen, चलिए उसने ये भी कंफर्म कर दिया। What is the ratio mass of X release over mass of Y release? अच्छा, अब क्या है? सबसे पहले तो आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए।
तो जब मैग्नीशियम नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, राइट। अब यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4 मोल्स है, ऑक्सीजन 1 मोल है, तो mr ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, 32 आ जाएगा। mr ऑफ NO2 निकाल लो, 46 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, मास ऑफ एक्स रिलीज, एक्स NO2 है, 46 है उसका mr, क्योंकि उसके 4 मोल्स हैं, इंटू 4 करूंगा, डिवाइडेड बाय 32 कर दूंगा। तो यहां से कितना आएगा मेरे पास, 46 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 32, इट्स गोइंग टू बी 5.75। ठीक है, मुझे ये देखना है कि 5.75 किस ऑप्शन से मुझे मिल रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 0.174, यहां से मुझे मिल रहा है 5.75, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.267, ये मिल रहा है बेटा मुझे 3.74, फिर है 1 डिवाइडेड बाय 0.348, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.87, फिर 1 डिवाइडेड बाय 3.43, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.29। तो इसलिए ए वाज द राइट आंसर। Steam is passed over heated magnesium to give compound J and hydrogen. Okay, स्टीम को पास कर रहे हैं हीटेड मैग्नीशियम से, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। व्हाट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जे, आपके पास जो कंपाउंड जे है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का mr होता है 40.3, तो कह रहे हैं नॉट अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये तो ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक, ये भी ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। व्हाइट सॉलिड होता है ये भी ठीक हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो तो नॉट पूछ रहा है आपसे। तो जब ए बी सी तीनों रॉन्ग हो गए तो राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, two students P and Q were asked to draw a bar chart to represent some properties of the halogens and the compounds differ in magnitude. Their diagrams are shown. The bar charts show trends only and not actual values. Which of the student have drawn bar chart which show the trends correctly? आपको पता है जब आप सिल्वर हैलाइड बनाते हैं इन एक्सेस एक्वस अमोनिया, उसको डिसॉल्व करते हैं तो क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाते हैं, आयोडाइड रिमेन इनसॉल्युबल। तो वो तो कह रहा है कि सॉल्युबल हो गया, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं कि HCl की एंथैल्पी चेंज ज्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और HI की बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम होती है। तो ये ट्रेंड तो बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर इज सी आई बिलीव, क्योंकि स्टूडेंट क्यू इज राइट, उसने जो है वो एंथैल्पी का ऑर्डर बिल्कुल सही दिया है। HCl इज स्ट्रॉन्गर, क्या लिख सकते हैं, रीजन हम ये दे सकते हैं कि HCl stronger bond, delta H high, HI weaker bond, delta H lower। स्टूडेंट क्यू जो है वो इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। In a series of 9 experiments to test the reactivity of the halogens, an aqueous solution of each halogen was added to equal volume of an aqueous solution containing halide, as shown in the table. The 9 resulting mixtures were then shaken with hexane. Okay. The 9 tubes were corked and left to stand so that an aqueous and organic solvent could separate into layers. That's called partition coefficient. All right. But partition coefficient is not the part of the AS score, so you can skip this question. But फिर भी, एंड ऑल्सो ये क्लास में नहीं, ये एक्चुअली लैब में परफॉर्म करने का है एक्सपेरिमेंट। तो जब आप लैब में इसको देखेंगे, परफॉर्म करेंगे, देन यू विल गेट द एक्चुअल पिक्चर कि एक्चुअली आपके पास कितनी ऐसी टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें पर्पल कलर आ रहा है इन द अपर लेयर। तो ये एक्सपेरिमेंटल सारी इंफॉर्मेशन है,
और अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट अगर आप इसको करें तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से डी। ठीक है, 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें मिल जाएगी। कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है आपके पास, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है आपके पास, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है आपके पास, एक्सपेरिमेंट 8 है आपके पास, और एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है जहां पर आपको ये ऑब्जर्वेशन नजर आएगी। ठीक है, पर्पल कलर of iodine in hexane. Next, which statement does not describe an effect of acid rain on the environment? वो कह रहे हैं does not describe the effect of acid rain on the environment. अब जाहिर सी बात है वो आपसे कह रहे हैं acid rain causes erosion of stone building, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो तो कह रहा है does not। फिर बताइए acid rain causes ozone depletion, भाई acid rain से ozone depletion नहीं होती, which is why B is the right answer. Question number 20, वो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द मॉलिक्यूल विद द स्केलेटल फार्मूला शोन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कार्बन, हमारे पास OH ग्रुप भी है यानी फंक्शनल ग्रुप भी है और हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स भी है, तो प्रायोरिटी तो हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 5 कार्बन एटम की है, जिसमें से थर्ड कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं। क्योंकि थर्ड कार्बन एटम के ऊपर 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं इसलिए मैं लिखूंगा 3,3 डैश डाइमिथाइल। 5 कार्बन एटम की चेन है और सेकंड कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप अटैच हुआ है, राइट। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा पेंटेन 2 होल, सो राइट आंसर इज C, राइट। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,3-butadiene, the addition reaction between 1,3-butadiene and 2 molecules of hydrogen bromide can produce 3 structurally isomeric products. How many of these products have at least one chiral center? Okay, मैं इसके थ्रू जो है ना वो बना के दिखा देता हूं आपको। HCl, देखिए और ध्यान से सुनिएगा बात। हाँ, एक ब्रोमीन जो है वो यहां पर आ जाएगी आपके पास, H यहां आ गया, ब्रोमीन यहां आ गई, H यहां आ गया, ब्रोमीन यहां आ गई। एक तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। सेकंड भी बन सकता है, सेकंड कैसे बनेगा देखिए, सेकंड के अंदर ये हो सकता है कि एक ब्रोमीन यहां अटैच करें, हाइड्रोजन यहां अटैच कर दें, ठीक है, ब्रोमीन यहां अटैच करें, हाइड्रोजन यहां अटैच कर दें। पॉसिबिलिटी है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। कि हम एक्चुअली पाई बॉन्ड खत्म करें, ये तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम H यहां लगाएं, Br यहां लगाएं, ठीक है, और Br यहां लगाएं और H यहां लगा दें, ठीक। तो कायरल सेंटर देखना है मैंने, तो कायरल सेंटर जो है वो
ये हो जाएगा, ठीक है। कायरल सेंटर जो है वो ये हो जाएगा, कायरल सेंटर जो है वो ये हो जाएगा। 3 कायरल सेंटर्स आ गए, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी कायरल सेंटर। 3 स्ट्रक्चर ऐसे बने, 1 कायरल सेंटर। हाँ, तो 2 स्ट्रक्चर 3 बने, लेकिन 2 कायरल सेंटर वाले स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर है, यानी एक यहाँ कायरल सेंटर बना और एक इसमें बना, इसमें तो कायरल सेंटर बना ही नहीं है, इट डजंट हैव एनी कायरल सेंटर। तो हम यहाँ पे नो कायरल सेंटर। एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये मार्कोनिकोव रूल लगा के मैंने ये सारे का सारा वर्क किया है, ठीक है। An ester with an aroma of pineapples can be synthesized in the laboratory from the butanal using this reaction scheme. ठीक है, अगर ये ब्यूटेनॉल है और आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी अल्कोहल यानी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट होगा। ब्यूटेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो एस्टर बनेगा। और जब आप ब्यूटेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो ये ब्यूटेनॉल है, ये ब्यूटेनोइक एसिड है, दोनों मिलकर एस्टर बना रहे हैं। यार एक्स जो है ना वो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 CH2OH, ये हो गया ब्यूटेनॉल। और Y जो है वो ब्यूटेनोइक एसिड है, CH3 CH2 CH2 और देन COOH। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से आप क्या रिमूव करेंगे, OH, और यहाँ से क्या रिमूव करेंगे, H, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। और तो एस्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 CO2, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, CH2 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 CH3। अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, CH3 then CH2 taken 2 ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास CO2, फिर है CH2 taken 3 और ये हो जाएगा CH2। तो ये चेक कीजिए कि कहाँ पर लिखा हुआ है, बी में लिखा है, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 वो कह रहे हैं व्हेन हीटेड विद क्लोरीन द हाइड्रोकार्बन 2,2-dimethyl butane undergoes free radical substitution in the propagation step of free radical X is formed. How many different structures of X are possible? इससे रिलेटेड X बताने हैं। हमने थ्योरी में ये चीज एक्सप्लेन की आपको बहुत अच्छे से। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि रेडिकल आप ये वाला बना दीजिए, ठीक है, एक तो रेडिकल ये बन गया आपका, दूसरा रेडिकल ये वाला बना दीजिए, और तीसरा रेडिकल जो है वो ये बना दीजिए, CH3 CH रेडिकल C CH3 CH3 CH3। These are the only 3 possibilities in this. तो राइट आंसर इज बी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर व्हाई नॉट दिस थिंग। बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलैटिकली ब्रेक होता है तो फिर रेडिकल्स बनते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं कार्बन के साथ, इसका मतलब यहाँ पर होमोलैटिक फ्यूजन नहीं होगी, इस कार्बन की होमोलैटिक फ्यूजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं बनाएंगे। एक और चीज बच्चे कहते हैं सर यहाँ से बना लें, यहाँ से। बेटा आपने यहाँ बनाए या इसी बात को यहाँ से करवाएं या यहाँ से करवाएं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रुप सेम हैं, तो किसी से भी रेडिकल बनवाएंगे वो एक ही फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। Vitamin A contains retinol under appropriate conditions. Acidified KMNO4 can be used to break CC bond.
इसका मतलब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है, क्योंकि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को ब्रेक कर देता है. After these bonds have been broken, further oxidation of the fragments may occur. ठीक है. Under which conditions is the acidified KMnO4 used, and what do the final oxidation products include? पहली तो बात ये कि आप नोट करें, ये जितने रेड पेन से मैं डॉट्स लगा रहा हूं ये सब CH हैं और ये सारे के सारे COOH में कन्वर्ट होंगे. ठीक है. और याद रखिएगा कि मैं जितने ब्लू पेन से डॉट्स लगा रहा हूं वो सारे के सारे डबल बॉन्डेड C हैं. इसका मतलब वो सारे के सारे कीटोन में कन्वर्ट होंगे. राइट. तो इसका मतलब जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन होगा तो कीटोन बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ये दो ऑप्शंस बनेंगे. ठीक है. तो फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन. तो कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन बी में है और डी में है, तो या तो आंसर बी है या फिर आंसर डी है. लेकिन कंडीशन कौन सी होती है जिसमें सीसी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है? उसको कहते हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन, विच इज व्हाई डी इज द राइट आंसर. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ये जो लिखा हुआ है इससे मैंने जज किया है कि हॉट concentrated condition is used to break CC double bond. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, a reaction pathway diagram is shown. 2 step की डायग्राम है. इसका मतलब इंटरमीडिएट बनेगा बिकॉज वैली बनी हुई है यहाँ. The 4 reactions that follows are all exothermic. Which reaction would not have such a pathway? Not have such a pathway. तो राइट आंसर इज ए, बिकॉज ए में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज अंडरगोज SN2 मैकेनिज्म. और SN2 मैकेनिज्म के अंदर कभी भी 2 हम्स का ग्राफ नहीं बनता, सिर्फ 1 हम का ग्राफ बनता है, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता. ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड इंटरमीडिएट बनेगा. ये एल्कीन, एल्कीन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन. ये भी आपके पास एक एल्कीन है, इसमें भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनेगा. ठीक है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 26, वो कह रहे हैं which volume of oxygen at room temperature and pressure is needed to complete the combustion of 1 methyl propane 1-ol. ठीक है. सो बेटा हमारे पास मिथाइल प्रोपेन 1-ol जो है उसका फॉर्मूला है C4H10O. और अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. वी हैव 4 कार्बन तो यहाँ 4 CO2 करेंगे. वी हैव 10 हाइड्रोजन तो यहाँ 5 H2O कर लेंगे. यहाँ पर टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई है? 11, 8, 13. तो मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ. यहाँ 6 लगाने से यहाँ 12 हो जाएंगी और 1 ये ऑक्सीजन है तो ये 13 हो जाएगी टोटल. ठीक है. अब आपके पास ऑब्वियसली क्वेश्चन में है ये 1 मोल है, ये 6 मोल है. तो अगर आपके पास 1:6 का रेशो है तो जाहिर सी बात है 1 mole is always equals to 24 dm cube volume at room temperature and pressure. Now we have 6 moles, तो 6 moles में वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास? 144 dm cube, राइट. तो राइट आंसर इज बी. An unknown organic compound reacts with sodium to give a combustible gas, and it must be hydrogen gas as one product, but does not give a yellow precipitate with alkaline aquacidine. जब अल्कलाइन एक्वासाइडिन का रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब या तो ये ग्रुप अवेलेबल नहीं है CH3 CO ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, और CH3 CH OH ग्रुप एब्सेंट. ये दोनों ग्रुप एब्सेंट होंगे जब ये अल्कलाइन एक्वासाइडिन का रिएक्शन नहीं हो रहा. तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना इससे तो हमने ये जज कर लिया कि CH3 CO ग्रुप या फिर CH3 CH OH ग्रुप एब्सेंट. ठीक है. और इस इंफॉर्मेशन से मैंने क्या डिटरमिन की कि कंबस्टिबल गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस होगी. ठीक है.
इसमें सोडियम से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब सोडियम से रिएक्शन करने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और अल्कोहल होते हैं। तो ए भी गलत, डी भी गलत, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में ये रिएक्शन ही नहीं होता सोडियम का। अब या तो आंसर बी है या फिर आंसर सी है। अगर मैं सी लूंगा तो प्रोपेन टू ओल के अंदर ये ग्रुप अवेलेबल होगा, आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। वो कह रहा है ये टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोपेन टू ओल इज आल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। 28. Which reaction will give 2 chloropropane in the best yield? अच्छा जी, प्रोपेन और क्लोरीन का जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट तो आपको एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, आपको मल्टीपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगी, राइट। और मल्टीपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलने का मतलब ये है कि बेस्ट यील्ड नहीं मिलेगी वहां पर, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। प्रोपेन टू ओल विद डाइल्यूट NaCl, ये रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई रिएक्शन मैंने करवाया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। प्रोपेन टू ओल विद SOCl2, ऑब्वियसली ये मैंने करवाया है। प्रोपेन टू ओल ये होगा ना, CH3 CH2 CH2OH, और आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं SOCl2 से, थायोनाइल क्लोराइड से, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, HCl बनाएगा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक ही बनेगी, CH3 CH2 CH2Cl। ये ऑर्गेनिक मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगी, राइट। ये ऑप्शन डी भी गलत, इसलिए क्योंकि प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, HCl एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मार्कोनी कोफ्रूल बनेगा तो इसमें एक मेजर प्रोडक्ट बनेगी और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगी, तो बेस्ट यील्ड यहां पर भी नहीं बनेगी, तो बेस्ट यील्ड से रिलेटेड सी इज द राइट आंसर। ठीक है। एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड बाय बॉइलिंग विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब एस्टर की आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कंपाउंड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। भाई इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा ना तो मुझे एक मिलेगा सॉल्ट और एक मिलेगा मुझे मिथनॉल, सही है। ये जो सॉल्ट है इसका नाम है सोडियम प्रोपेनोएट, और ये जो अल्कोहल है इसका नाम है मिथनॉल। इन दोनों में से कोई एक नाम गिवन होगा, विच वन इज गिवन? सोडियम प्रोपेनोएट, तो डी वुड बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे क्वेश्चन नंबर 30 में कि caprolactone is a cyclic ester. It is being used increasingly for the manufacture of a specialist polymer. ठीक है, from which compound could caprolactone can be made by a single reaction? Okay, guys, it's easy. मैंने बताया था कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक करो, ये OH ऑफ वाटर हासिल करेगा, और ये एक्चुअली हाइड्रोजन ऑफ वाटर लेगा, हाइड्रोजन ऑफ वाटर लेगा, OH में कन्वर्ट होगा, OH ऑफ वाटर लेने के बाद COH बना लेगा। तो अगर मैं देखूं तो इसमें कितने कार्बन एटम है? CH2 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 CH2, हाउ मेनी कार्बन एटम? CH2 कितने हैं? 5 CH2 है। तो मैं क्या करता हूं, मैं शॉर्ट कर देता हूं इसको, ये हो जाएगा COOH, 5 CH2 लगा देता हूं मैं और OH, तो 5 CH2OH 1 2 3 4 5, 5 CH2OH आ गया और ये COH, तो ये और ये टैली हो गए, which is why C is the right answer. Question number 31. Compound X is made from two elements. One element has the second highest value of first ionization energy in its group, and the other element has the third highest value of the first ionization energy in its group. Which compound could be compound X? Okay, one element has the highest second highest value of first ionization energy in its group. Okay.
ओके, सो कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है। 590, ठीक है। और क्लोरीन की देखनी है। और क्लोरीन की है 1260। फिर उसके बाद मैग्नीशियम है। सो मैग्नीशियम की है 736। और ब्रोमीन की है आपके पास बी आर। वेयर इज बी आर? दिस वन, 1140। फिर है आपके पास पोटेशियम। पोटेशियम है आपके पास 418। और सल्फर, सल्फर की होगी बेटा आपके पास 1000। तो जाहिर सी बात है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसकी ज्यादा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसकी ज्यादा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसकी ज्यादा। इसका मतलब ये ये स्टेटमेंट जो है इन तीनों पे फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी। तो राइट आंसर इज ए। Water has some unusual physical properties compared to other hydrides of group 16 elements. Some of these properties are due to hydrogen bonds. These intermolecular forces are much stronger in water than they are in H2S. For example, which statement is correct? Hydrogen bonds causes the melting point of ice to be higher than expected. That's right. ये हमने पढ़ाया आपको. Hydrogen bonds causes the surface tension of water to be higher than expected. ये भी हमने पढ़ा है. It's also right. Hydrogen bonds causes the viscosity of water to be higher. ये भी हमने पढ़ा है, ये भी ठीक है. तो तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली ठीक है, which is why A is the right answer. The diagram shows the Boltzmann distribution of molecular energies in 1 mole of a gas at 2 temperature T1 and T2. T1 जो है वो low temperature और T2 जो है वो high temperature है. Which statement are correct? The shaded area represents the proportion of molecule with energies between E1 and E2 at temperature T2. जो कि बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है. ठीक है. Area under this curve is basically the proportion of molecule. No particles have zero energy at higher temperature. जाहिर सी बात है, हाई टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी हायर होती है, तो जीरो एनर्जी तो नहीं होगी. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. फिर वो कह रहा है T2 is a lower temperature than T1. ये गलत हो गया इसलिए क्योंकि T2 हायर टेम्परेचर है. तो राइट आंसर इज बी. When KClO3 is heated, the following reactions occur. Which statement are correct? Oxidation state of chlorine and KClO3 is +5. That's right. ये बिल्कुल ठीक है. आप चाहें तो KClO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए. तो यहां से क्लोरीन X ले लीजिए, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2 × 3, ये हो जाएगा X = +5. तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया. फिर वो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम क्लोरीन एटम डिक्रीजेस बाय 6. चलो देखते हैं. इधर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा आपके पास? +5. और यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1. +5 से -1, इसका मतलब चेंज -6 का होगा. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. द रिएक्शन इन्वॉल्व्स डिस्प्रोपोर्शनेशन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 8 + 7 है. सही है ना? तो अगर एक ही एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, एंड देयरफॉर A is going to be the right answer. Why is the first ionization energy of aluminum less than that of aluminum? Outer electron in the aluminum atom is more shielded from the nuclear charge. That's true. Aluminum का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल में होता है, लेकिन उससे पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसका मतलब
शील्डिंग जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द एल्यूमिनियम एटम इज हायर एनर्जी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है, 3p हैज हायर एनर्जी देन 3s ऑफ मैग्नीशियम, तो ये भी ठीक है। फिर वो कह रहे हैं द आउटर इलेक्ट्रॉन इन द एल्यूमिनियम एटम इज फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट्स आल्सो राइट। राइट आंसर इज ए। मैंने आपको लिखवाया ना कि 3p ऑर्बिटल इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो बात तो एक ही है। Ammonia is a colorless gas that is produced by the Haber's process. Which statement about ammonia are correct? Ammonia molecule has 3 bond pairs and 1 lone pair of electron. That's right. अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाइए तो उसमें 3 बॉन्ड पेयर यानी 3 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, 1 लोन पेयर आ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा देखिए, इफ अमोनिया इज बबल्ड इनटू वाटर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली, एल्कली है तो पीएच 7 से ज्यादा होगी, तो पीएच राइज हो जाएगी। अमोनिया गैस can be made by warming ammonium sulfate with the aqueous hydrochloric acid. That's wrong, because when any ammonium salt react with any alkali, then ammonia gas is given off. That's what we have done in the class, and you have written that thing statement in the notes. But वो तो hydrochloric acid से reaction करवा रहा है, which is not possible. So right answer is B. 37. Halogenalkane shows trends in their physical and chemical properties. Which properties steadily increase from chloroethane to chloroiodine? Chloroethane to iodoethane. The polarity of the carbon halogen bond polarity decrease होती है because iodine is less electronegative element than chlorine. तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया? रॉन्ग। सेकंड करते हैं। The boiling point of the halogenalkane increases. That's true because number of electrons increase होने से strength of van der Waals forces increase होगी, boiling point increase होगा। ठीक हो गया। The rate of reaction of the halogenalkane with nucleophile also increases because हमने कहा था कि RCl की रिएक्टिविटी कम होती है जबकि RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देते हैं और वो ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ of van der Waals forces increases। दूसरा पॉइंट हम यहां पर ये लिख देते हैं कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस RCl, RBr, RI। तो राइट आंसर हो जाएगा ये भी बेटा आपके पास, राइट आंसर इज सी। फिर वो कह रहे हैं आपसे, इथेनॉल एंड हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्राइलिक फाइबर्स। द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स साइनाइडाइंस। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म आर करेक्ट? क्योंकि ये एल्डिहाइड है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। आप नोट करें, साइनाइड से रिएक्शन हुआ, मुझे वापस साइनाइड मिल रहा है, एक्स द कैटलिस्ट, तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन भी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलो या एडिशन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। तो ए वुड बी द राइट आंसर। Which compound will give an orange precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent? Oh my goodness. Okay, these are 3 different compounds. Okay, आगे पढ़ते हैं। Oh, okay. ऑरेंज प्रेसिपिटेट कौन देगा? 2,4-DNPH से रिएक्शन करके वो देगा जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन होगा। तो एल्डिहाइड ये रहा, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव टेस्ट। इसमें कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन नहीं है, ये एस्टर है, ये कीटोन नहीं है। हाँ ठीक है, और ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। नो एल्डिहाइड नो कीटोन। ठीक है, यहां पर 1 एल्डिहाइड है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे चले, ये एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये एमाइन है, नाइट्रोजन इज एमाइन, राइट? तो नो एल्डिहाइड नो कीटोन।
तो ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड्स आर शोन बिलो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। Which statement about these compounds are correct? Make sure कि ये याद रखें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आप ये भी जहन में रखें कि ये एस्टर है, क्योंकि एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो और एक तरफ H हो तो वो एस्टर होता है। ठीक है, टू कंपाउंड्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एग्जैक्टली, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनता है फंक्शनल आइसोमर्स के थ्रू, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड इज C3H6O, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कैसे, जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो गए यहाँ पर। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 5 7 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इसको मैं अगर 6 से डिवाइड कर दूं तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा जनाब C3, 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 6 से नहीं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा C3H6O। और जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, तो अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H6 है तो इसका भी यही बनेगा। बोथ कंपाउंड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड, रॉन्ग। एक एस्टर है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ लिख दीजिए कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ लिख दीजिए कि ये एस्टर है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि भाई ये इस तरह से बना हुआ है, एक तरफ R, एक तरफ R, एक तरफ H, एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो इसका राइट आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? बी। द बी इज द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।